नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्यावर शहर में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामलों में सोमवार सुबह चिकित्सा विभाग को मिली रिपोर्ट में विस्फोट हो गया। चिकित्सा विभाग को मिली जांच रिपोर्ट में ब्यावर शहर में एक साथ 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान सोमवार को रिकॉर्ड रूम में एक ही दिन में 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर शहर में एक साथ 5 प्रकरण सामने आने के बाद प्रशासन तथा चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। चिकित्सा विभाग की टीम ने सभी संक्रमितों को गणेशपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर भिजवा दिया है। जानकारी मिली है कि 5 में से 4 पॉजिटिव एक ही परिवार के हैं। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी पॉजिटिव मामलों में बुखार के लक्षणों के बाद उनके सैंपल्स लिए गए थे। जानकारी मिली है कि घी तेल का व्यापार करने वाले प्रतापनगर निवासी एक व्यापारी की 53 वर्षीय पत्नी तथा वे स्वयं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। व्यापारी की उम्र भी 53 वर्ष बताई जा रही है। उधर उनके ही परिवार के शिवाजी नगर निवासी एक और पिता पुत्री भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिता की उम्र 50 वर्ष तथा पुत्री की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी परिवार की एक बुजुर्ग महिला की रविवार को निधन हो गया था। इसी प्रकार सोमवार को पॉजिटिव मामलों में एक 60 वर्षीय महिला है जो मास्टर कॉलोनी निवासी है। सोमवार को कोरोना जांच रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सा विभाग की टीमों ने शिवाजी नगर, प्रतापनगर तथा मास्टर कॉलोनी में पीड़ितों की कॉन्टेक्ट तथा ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। साथ ही पीड़ितों के परिजनों तथा आसपास के लोगों की जांच करते हुए उनके सैंपल्स लेने में लगी हुई है। मालूम हो कि रविवार को शहर के कॉलेज रोड जटिया कॉलोनी में भी एक 27 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बताया जा रहा है कि उक्त युवक कॉस्मेटिक शॉप का संचालन करता है। जानकारी यह भी मिली है कि युवक विगत कई दिनों से शहर से बाहर नहीं गया है, फिर भी वह पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है कि युवक में कोरोना संक्रमण का सोर्स क्या है। रविवार शाम को प्रशासन की ओर से जटिया कॉलोनी को सैनिटाइज करवाया गया। ब्यावर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में शहरवासियों के लिए चिंता बढ़ गई है। ऐसे में प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि बिना लक्षण के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सामुदायिक संक्रमण से इनकार नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। अधिकांश लोग अभी भी मास्क आदि का उपयोग नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कई नामो निशान नहीं है। बाजार में, बैंकों में और सार्वजनिक स्थलों पर झुंड के झुंड लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कि खतरे का निशान है। आमजन से गुजारिश है कि अभी भी वक्त है स्वयं तथा परिवार को बचाने के लिए संभले तथा सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए अगर आवश्यक हो तो ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जावे, अन्यथा ऐसी जगहों से बचे। कोरोना वायरस के संक्रमण से एसबीआई बैंक के 11 कर्मचारियों के संक्रमित होने तथा शेष कर्मचारियों को क्वारंटाइन होने के कारण शाखा में विगत 11 दिनों से कामकाज बंद पड़ा है। इस अवधि में ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहकों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बैंक प्रबंधन की ओर से आगामी 25 जून से शाखा में कामकाज शुरू करने की जानकारी मिली है। मालूम हो कि पिछले दिनों मुख्य शाखा के 11 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 9 कार्मिक होम क्वारंटाइन हैं। 10 जून को शाखा में कामकाज प्रभावित रहा और 11 जून से शाखा को पूरी तरह बंद कर दिया गया। जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई उन्हें विभाग की ओर से कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज कर घर भेजा जा रहा है। क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद भी कुछ ही कर्मचारी शाखा में लौटेंगे। हालांकि इससे पहले सोमवार से ही सरकारी लेन देन और अन्य जरूरी सेवाएं शुरू होने की संभावना जताई जा रही थी, मगर बैंक प्रबंधक आर.के. रोचिया भी अपनी तबीयत को ध्यान में रखते हुए अवकाश पर है। बैंक अधिकारियों की माने तो ऐसे में शाखा में जरूरी कामकाज गुरुवार से शुरू हो सकेगा, जबकि आम ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं सुचारू रूप से आगामी सप्ताह से ही मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक मुख्य शाखा में जरूरी सेवाओं के लिए भी कम से कम 3 क्लर्क, कैशियर व 2 अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि होम क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने और कोविड केयर सेंटर से लौटने के बाद ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के शाखा में आने के बाद ही कामकाज शुरू होगा। यही वजह है कि अधिकारी भी गुरुवार से शाखा के शुरू होने की संभावना जता रहे हैं। चेस्ट ब्रांच होने की वजह से यदि 25 से कामकाज शुरू होता है तो अन्य बैंकों को कैश उपलब्ध कराने, सरकारी लेन देन और शहर में स्थित एटीएम में कैश डालने जैसी सेवाएं शुरू हो सकती है। फिलहाल चेस्ट ब्रांच के बंद होने के बाद इससे जुड़े शहर के सभी बैंकों ने अपने हेड ऑफिस से कैश संबंधी व्यवस्था की है। शाखा के फिर शुरू होने से इन बैंकों को भी अजमेर से कैश लाने ले जाने के बजाय चेस्ट ब्रांच में ही जमा कराने या निकालने की सुविधा मिलने से राहत मिलेगी।
शहर में विगत 11 जून को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होकर कोविड केयर सेंटर में उपचार के लिए भर्ती बैंककर्मी युवती ने मात्र 11 दिनों में कोरोना को मात दी है। उपचार के दौरान स्वयं के हौसले तथा चिकित्सकों की मदद से बैंककर्मी पूर्णतया स्वस्थ होकर सोमवार को देरवार रोड शिवगंज कॉलोनी स्थित अपने घर पहुंची। इस दौरान परिजनों तथा आसपास के लोगों ने ढोल ढमाकों के साथ तालियां बजाकर बैंककर्मी का स्वागत किया। मालूम हो कि एसबीआई बैंक में कार्यरत 2 महिला बैंककर्मी 11 जून को पॉजिटिव पाई गई थी। चिकित्सा विभाग ने दोनों बैंक कर्मियों को उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर भेजा था। बैंक में हुई कोरोना विस्फोट के चलते बैंक के कुल 11 कर्मचारी संक्रमित हो गए थे और एसबीआई की मेन शाखा आज भी लेन देन व कामकाज के लिए बंद है। कोरोना संक्रमण के बाद प्रदेश में बंद हुई राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवाएं विगत कुछ दिनों से चयनित मार्गों पर शुरू कर दी गई है। सोमवार को निगम की ओर से कुछ चयनित मार्गों पर 6 बसों का संचालन शुरू किया गया। आगा प्रबंधक आरएस राजावत ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए सोमवार से ब्यावर से जयपुर से आसीन के बीच आने जाने के लिए 2 बसों का संचालन शुरू किया गया है। इसी प्रकार ब्यावर से जयपुर तथा जयपुर से जोधपुर के बीच भी 2 बसों का संचालन शुरू किया गया है। इसी प्रकार एक गाड़ी ब्यावर से वाया केकड़ी होते हुए जयपुर के लिए जाएगी, जो ब्यावर से सुबह 6 बजे रवाना होगी। इसी प्रकार जोधपुर मार्ग पर ब्यावर से जोधपुर के बीच एक बस का संचालन शुरू किया गया है, जो ब्यावर बस स्टैंड से सुबह 8 बजे प्रस्थान करेगी। राजावत ने बताया कि ब्यावर आगार से वर्तमान में कुल 15 बसों का संचालन किया जा रहा है, तो 11 ट्रिप लगा रही है। मुख्यालय के दिए गए निर्देशानुसार ब्यावर आगार में दिनांक 22/6/2020 से 6 वाहनों का संचालन किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। ब्यावर से जयपुर और जयपुर से आसीन, ये 2 गाड़ियां आमने सामने संचालित होगी। इसी क्रम में ब्यावर से जयपुर, जयपुर से जोधपुर, ये भी 2 गाड़ियां आमने सामने संचालित होगी। इसके साथ एक ब्यावर से जयपुर वाया केकड़ी, जो सुबह 6 बजकर चल के सायंकाल वापस ब्यावर आएगी, ये रिटर्न गाड़ी होगी। एवं एक गाड़ी ब्यावर से जोधपुर, जो भी रिटर्न गाड़ी है, सुबह 8 बजे चलेगी और सायं 5 बजे ऑफ हो जाएगी। इस प्रकार से ये 6 गाड़ियाँ संचालित होगी। पूर्व में मेरे 9 गाड़ियाँ संचालित हो रही है। इस प्रकार टोटल 15 गाड़ियों पर 11 ट्रिप आज दिनांक तक संचालित है। निकटवर्ती ग्राम सरमालिया में पड़त सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर दबंगों की ओर से दबंगाई करने का मामला सामने आया है। जमीन को लेकर की गई दबंगाई में दबंगों ने सभी मान मर्यादाओं को ताक में रखते हुए महिला के साथ लाठी डंडों व पत्थरों से हमला करते हुए उनकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया। यहां तक कि बच्चों व पीड़ित परिवार की बहन बेटियों के साथ मारपीट करते हुए उनके वस्त्र फाड़कर उनकी लज्जा भंग तक कर डाली। मामले को लेकर पीड़ित परिवार के सदस्यों ने सदर थाना पुलिस में लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण पीड़ित परिवार के सदस्यों में भय व्याप्त है। प्रकरण को लेकर पीड़ित परिवार के सदस्य लक्ष्मण कुमार बावरी ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ग्राम सरमालिया में उनकी एक खातेदारी की जमीन है। जमीन के पास से स्थित पड़त भूमि पर उनके परिवार का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। लक्ष्मण ने बताया कि गांव की जाट समाज के शिवकरण पुत्र गणेश पुखराज, रामकुमार, श्रीमती शोभा तथा मनोरी आदि उक्त जमीन पर कब्जा जमाने की नीयत से मेरे परिवार से रंजिश रखते तथा इसको लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और उसके परिवार को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। बताया जा रहा है कि मार्च माह में जाट समाज के इन लोगों ने कब्जेशुदा उक्त पड़त भूमि पर कब्जा जमाने की नीयत से जमीन पर बनी एक झोपड़ी को हटा दिया तथा वहां पड़े पत्थरों तथा लकड़ियों को खुर्द-बुर्द कर दिया। मामले की जानकारी पर लक्ष्मण के परिवार ने इसका विरोध किया तो वहां एकत्रित लोगों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट की घटना में लक्ष्मण की मां के कपड़े फाड़कर लज्जा भंग की। इस बाबत पुलिस में शिकायत दी गई। शिकायत के बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हुआ, लेकिन 21 जून को एक बार फिर से जाट समाज के लोगों ने एक राय होकर उक्त जमीन पर कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। जानकारी पर लक्ष्मण कुमार बावरी के परिवार के सदस्यों ने निर्माण कार्य का विरोध किया तो वहां मौजूद लोगों ने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी से लकड़ियों तथा पत्थरों से मारपीट करते हुए उन्हें घायल कर दिया। मारपीट के दौरान आरोपी पक्ष को लोगों ने मानवीयता की सारी हदें पार करते हुए औरतों तथा बच्चों के साथ जमकर मारपीट की। सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में लक्ष्मण कुमार बावरी ने सरमालिया निवासी शिवकरण पुत्र गणेश पुखराज, रामकुमार, श्रीमती शोभा, मनोरी तथा
रामपुरा मेवातियान निवासी गोपाल, जगदीश पापड़िया तथा श्रीमतु मधु पापड़िया सहित 1 दर्जन भर लोगों के खिलाफ शिकायत देकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। सर बाबूजी ताकू है सर, जाट है, हमको बहुत मारा पीटा सर, हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं सर। पहले जबकि उसने राजीनामा कर लिया तो उसके बाद भी फिर वापस अभी बाउंड्री करने स्टार्ट। हम उसको रोकने गए तो हमारे साथ बहुत मारपीट की। मेरी मम्मी के गुच्चे फाड़ दी बाल, और मेरी सिस्टर मेरी बहन के साथ बदतमीजी, कपड़े लत्ते सब फाड़ दी सर, और लाठी चार्ज उसके साले। और वो हम गए वहाँ पे रोकने के लिए, उन्होंने सबने मारा सर हमको। शिकायत दी सर, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई सर 2 दिन तक। फिर कल वापस उसको बोला भाई कानूनी कार्रवाई हो जब तक काम रोक दो, तो उसने हमको मार दिया सर। और लाठी लेके बैठे थे सर हम रोकने के लिए गए थे। मेरे भाई बहन और जीजा आए वहाँ पे, तो उन्होंने बीच बचाव में काम बचवाया, तो उन्होंने को मारपीट की सर। मेरे जीजा भर्ती है सर हॉस्पिटल। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला ने व्याख्याताओं को बीएलओ बनाए जाने पर नाराज जताते हुए उन्हें शीघ्र ही उक्त कार्य की जिम्मेदारी से मुक्त करवाने की मांग की है। इस संदर्भ में सोमवार को संघ की ओर से उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। संघ के जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह चौहान के सानिध्य में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि व्याख्याता का पद एक राजपत्रित अधिकारी का होता है, जो कि गरिमामय पद है, लेकिन उन्हें सुपरवाइजर बनाने के स्थान पर बीएलओ के पद पर लगाया गया है। ज्ञापन में बताया गया कि व्याख्याता सरकारी कार्य करने में रुचि रखते हैं, लेकिन उन्हें कम से कम सुपरवाइजर तो बनाना चाहिए। चौहान ने बताया कि व्याख्याताओं को स्कूल में 70% परिणाम देना होता है, अतः छात्र हितों को देखते हुए व्याख्याताओं को बीएलओ कार्य से मुक्त करे। ज्ञापन देने वालों में रविंद्र शुक्ला, संजय भाटी, सुभाष जांगीर, जितेंद्र सिंह राठौड़, नंद किशोर टाक, रामनिवास मिश्रा तथा जितेंद्र सिंह चौहान आदि शामिल थे। एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है कि जिला कलेक्टर ने अजमेर शहर के अंदर हमारे व्याख्याता साथियों को बीएलओ बना दिया गया है, केकड़ी के अंदर भी बीएलओ बना दिया गया है। तो हम यह विरोध करने आए हैं कि जब भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा यह स्पष्ट निर्देश है कि वरिष्ठ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, वरिष्ठ अध्यापक वगैरह, उनको सुपरवाइजर बनाया जाता है 10 बीएलओ के ऊपर, तो फिर अगर सेकंड ग्रेड का नहीं हो तो थर्ड ग्रेड को बनाया जाता है। तो क्यों व्याख्याताओं को बीएलओ बनाया गया? इनकी पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया गया है। इसलिए हम एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि व्याख्याताओं को आप सुपरवाइजर बना दीजिए, लेकिन बीएलओ मत बनाइए। सदी के सबसे बड़े कंकन खंडग्रास सूर्य ग्रहण का असर रविवार को ब्यावर में भी देखने को मिला। रविवार सुबह 10:09 पर शुरू हुए सूर्य ग्रहण के कारण धीरे धीरे तेज धूप छटने लगी तथा आसमान में हल्का अंधेरा होने लगा। यूं लगा मानो बादल घिराए हो और बारिश होने वाली है। शुरुआती दौर में तो धूप का नजारा ही बदल गया। सूर्य ग्रहण के कारण शनिवार की रात 10 बजे से शुरू हुए सूतक के कारण मंदिरों के पट बंद कर दिए गए, जो रविवार को दोपहर सूतक समाप्त होने के बाद ही खुले। सूतक समाप्त होने के बाद मंदिरों में गंगाजल का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया गया। साफ सफाई एवं स्वच्छता के बाद शाम को ही पूजा अर्चना की गई। रविवार को सुबह ही मंदिरों के पट बंद रहे। दोपहर करीब 11:15 बजे तक सूर्य ग्रहण का असर काफी घना देखने को मिला। अंधेरे सा प्रतीत हुआ। इसके बाद जो सूर्य ग्रहण समाप्ति की ओर बढ़ा, फिर से प्रकाश तेज होता गया। दोपहर 2 बजे से पहले तक तापमान में भी नरमी रही, लेकिन इसके बाद जो ही सूर्य की किरणें सीधे जमीन की ओर आई, तापमान में तेजी आ गई। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने आंखों पर चश्मा, सनग्लास, एक्सरे फिल्म आदि लगाकर सूर्य ग्रहण के नजारे देखे। सूतक समाप्ति के बाद लोगों ने स्नान आदि कर दान पुण्य किया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। के बाद स्वागत है आपका। कोरोना महामारी के चलते रविवार को ब्यावर के लोगों ने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग दिवस मनाया। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष योगा फॉर हेल्थ योग फ्रॉम होम थीम पर घरों में ही परिवारजनों के साथ योग किया गया। शहर के सुभाष उद्यान सहित समस्त सरकारी विद्यालयों में योग दिवस आयोजित किया जाता था, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते संक्रमण न फैले, इस उद्देश्य से घरों से ही अपने परिवारजनों के साथ योग दिवस मनाए जाने की अपील की थी। इस वर्ष शहर में कई सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों ने घरों में ही योग दिवस मनाया। विश्व योग दिवस के मौके पर रविवार की नारी शक्ति संगठन ने अपने सदस्यों के साथ राधाकुंज गार्डन स्थित उपाध्यक्ष सारिका जी यादव के घर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए योगा का कार्यक्रम रखा गया। अध्यक्ष ममता गुप्ता ने बताया कि आज की लाइफस्टाइल और अभी कोरोना काल में योगा का बहुत बड़ा महत्व है। इसके नियमित करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति भी मिलती है।
यदि शरीर और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो इंसान कैसे तरक्की करेगा, इसलिए योग करना चाहिए। योग करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। नारी शक्ति की ही सोनिया सरवा ने सभी सदस्यों को योग से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान अश्विन झालानी ने सभी को सूर्य नमस्कार करवाया। इसी प्रकार विश्व योग दिवस के मौके पर शारीरिक शिक्षक प्रमोद शर्मा तथा राजेश परिहार ने उपखंड कार्यालय पर योग का प्रदर्शन किया। इस दौरान अनुपम सिंह, दीपक तथा कालू आदि उपस्थित थे। इसी प्रकार मानव कल्याण सेवा संस्था के योग गुरु रामगोपाल अग्रवाल ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में ही रहकर योग किया। इसी क्रम में रविवार को सेदरिया स्थित लिको इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने लॉकडाउन में घर पर रहते हुए विश्व योग दिवस पर सूर्य नमस्कार, प्राणायाम तथा अलग अलग तरह के व्यायाम किए। इस दौरान सभी को निरोगी रहने का संदेश दिया। इसी के साथ ही बच्चों ने फादर्स डे पर अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दिया। टीपू सुल्तान पार्टी ने गलवान घाटी के शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए चीन की इस कायराना हरकत पर आक्रोश प्रकट किया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष फारूक खान लोधी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अजमेरी गेट स्थित सुभाष सर्किल चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष कमरुद्दीन बाबा ने कहा कि हमें चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार कर सैनिकों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हाजी गुलाम सरवर, अमीर बख्श, चांद मोहम्मद, पप्पू पहलवान, इकबाल मुसानी तथा मोहम्मद इम्तियाज सहित अनेक लोग मौजूद थे। कोरोना महामारी का सामुदायिक संक्रमण रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से 21 जून से 30 जून तक शुरू किए गए महाअभियान के तहत आईएसए टीम की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर टीम की ओर से महिलाओं को कोरोना से बचाव व जागरूकता के लिए शपथ दिलाई गई। प्रभारी शलभ टंडन के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जाने वाले महाअभियान के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाकर आमजन को जागरूक किया जाएगा। शिव फाउंडेशन ट्रस्ट सीसीमेंट लिमिटेड रास व ग्राम विकास समिति चावंडिया द्वारा ग्राम पंचायत मेसिया के ग्राम चावंडिया कला में सड़क के दोनों ओर हरियाली हेतु 100 छायादार पौधे ट्री गार्ड के साथ लगाए गए। ग्राम विकास समिति द्वारा जिन घरों के सामने पौधे लगाए हैं, इन्हें पानी पिलाने की जिम्मेदारी उसी घर के लोगों को दी गई है। 1 वर्ष पश्चात जिस घर के सामने सुरक्षित पौधे रहेंगे, उन्हें समिति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर शिव फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छता कैंप, स्वच्छता डायरी एवं स्वच्छता कैलेंडर वितरण कर कंपनी के अतिथियों द्वारा एकल उपयोग में ली जाने वाली प्लास्टिक के बहिष्कार हेतु स्वच्छता शपथ दिलाई गई। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा विभिन्न विद्यालयों एवं गांवों में पौधारोपण एवं वितरण कर हरियाली हेतु कार्य किया जा रहा है, जिसमें दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे। कार्यक्रम में कंपनी के पुष्पेंद्र भारद्वाज एवं प्रबंधक विशाल जायसवाल ने भाग लिया। इस दौरान कंपनी भारद्वाज ने बताया कि गांव का यह एक बहुत अच्छा कार्य है, जो अन्य गांवों के लिए यह प्रेरणा है। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच प्रभुराम गुर्जर, समाज सेवी गोविंद कुमावत, सुनील काठात एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग के मुताबिक सत्र 2019-20 में ग्रीष्मावकाश के बाद 24 जून को शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। वही कक्षा 1 से 9 व 11वीं में अध्ययनरत रहे स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कक्षा क्रमोन्नति प्रावधानों में शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए एक बार शीतलन प्रदान करते हुए कक्षा 1 से 9 व 11वीं में अध्ययनरत समस्त स्टूडेंट्स को आगामी कक्षा के लिए क्रमोन्नत किया गया है। पूर्व में समस्त संस्था प्रधानों को शाला दर्पण कर उपलब्ध क्रमोन्नति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर स्कूल खुलने पर समस्त स्टूडेंट को क्रमोन्नति प्रमाण पत्र व 9वीं व 11वीं के स्टूडेंट्स की विद्यालय स्तर पर निर्मित अंक तालिका वितरित करने निर्देश दिए गए थे।